मेरी बुआ की कोई संतान नहीं थी और वह माँ से आकर कहती कि आरव को मुझे दे दो, मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। तो माँ इनकार कर देती। एक दिन घर में राशन न होने के कारण माँ से मेरी भूख ना देखी गई तो मुझे बुआ को दे दिया और वह मुझे शहर ले आई और मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग गया। और जब बुआ मेरी शादी करने लगी तो मुझे माँ की याद आई और मैं उन्हें लेने गाँव गया तो सामने का दृश्य देखकर मैं चकरा गया, क्योंकि वहां मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था और एक फालतू के सामान की तरह मुझे अनदेखा किया जाता था। मेरी माँ को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बड़ी बहन भाई आते जाते मेरे सर पर थप्पड़ मारते रहते कि तुम गंद मचाते हो, बहुत तंग कर रखा है तुमने। मेरे 3 भाई थे और 3 बहनें और पापा का काम कारोबार भी बहुत अच्छा नहीं था। पिताजी बस हमें रोटी ही खिला सकते थे। एक ही कमरे में हम सब बहन भाई सोते थे और मेरी जगह तो जैसे होती ही नहीं थी, क्योंकि पिताजी माँ अपने कमरे में किसी को नहीं सुलाते थे। जब मैं भाई के साथ सोता तो वह मुझे लात मारता कहता, चल जा बहनों के साथ जाकर सो। मैं बहनों के साथ लेटता तो बहनें मुझे कहती कि चलो तुम बहुत लाते मारते हो, उधर जाकर सो जाओ। कमरे में जगह न होने के बराबर थी। बस पूरे खाली कमरे में मोटी सी चादर बिछा दी जाती। एक तरफ मेरी बहनें सोती, दूसरी तरफ भाई सोते। कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ता था। बहन माँ से सिलाई सीखती थी और मोहल्ले भर के लोगों के कपड़े सिलती, और भाई कोई मैकेनिक की दुकान पर था, कोई इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर। मैं अभी छोटा था इसलिए घर पर होता था, लेकिन मेरी किसी को चिंता नहीं थी। 2-2 दिन मैं कपड़े नहीं बदलता तो ना तो मेरी बहनें मुझ पर ध्यान देती, ना ही मेरी माँ। गली में नंगे पाँव मैं आवारा बच्चों के साथ खेलता रहता, कभी कंचा कभी गुल्ली डंडा खेलने लगता। ज्यादातर समय मेरा गली में गुजरता, नंगे पाँव गंदे मैले मिट्टी में, और पूरा दिन अपने घर से बाहर गली में खेलता रहता, लड़कों के साथ लड़ता भी खेलते हुए। भूख लगती घर आता, माँ से कहता माँ भूख लगी है, तो एक थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ता, चलो आराम से बैठ जाओ, पूरा दिन आवारागर्दी करके तुझे भूख लग जाती है। खाना सिर्फ दोपहर को मिलेगा और रात को मिलेगा, वह भी बस एक रोटी चावल, चल जा यहाँ से। मैं भूख के मारे पेट पकड़ कर बैठ जाता। एक तो खेल खेल के भूख भी ज्यादा लगती थी, ऊपर से माँ रोटी भी सिर्फ एक देती थी, वह भी दोपहर को, और एक रात को। सुबह नाश्ते में पतली पानी जैसी चाय होती थी और साथ में सिर्फ 2 बिस्किट। यही मेरे बड़े भाइयों को भी मिलता था। जो भाई इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक की दुकान पर थे वह कुछ पैसे माँ को देते, कुछ अपनी जेब में रख लेते, इसलिए जब उनका जो दिल चाहता खाते थे। जब भी गली में कुल्फी वाला आता तो मेरा बड़ा दिल चाहता था मैं बड़े भाइयों की बड़ी मिन्नतें करता। कभी किसी को मुझ पर दया आ जाती तो थोड़े बहुत पैसे मुझे दे देते। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं कुल्फी खाता, पिताजी होली से पहले सफेद रंग का पुराना सा कपड़ा उठा कर ले आते जो कि उन्हें सस्ता मिलता था। उसमें पिताजी का सूट भी बनता, मेरे भाइयों को सूट बनते। अब मेरी बारी आती तो इतना ही कपड़ा बनता कि एक छोटी सी कमीज बनती। जब मैं वह कपड़े पहनकर मोहल्ले में जाता तो मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते रहते कि आरव ने देखो क्या पहन रखा है, इतना इतना छोटा सा कुर्ता, क्या किसी ने शर्त में दिया है। सब हंसते और मैं रोता हुआ घर के अंदर आता। माँ से कहता कि सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ कहती तो मैं क्या करूं, तेरे बड़े भाई कमाते हैं, तू थोड़ी कुछ करता है। जब कमाने लगेगा तो अपनी मर्जी से कपड़े भी ले लेना। मैं चुप सा हो जाता। बड़े भाई आते तो मैं गली में खेल रहा होता। 2-2 थप्पड़ सब मुझे लगाते रहते, भाई तुझे कोई और काम नहीं है, हर समय खेलता रहता है, स्कूल में तो नाम लिखवाया नहीं था, मैं कोई और काम क्या करता, बस सबकी मार खाता रहता था। कभी बहनें मुझे कहती कि जाओ सब्जी और सामान ला दो। मैं सामान लाता और उसमें कुछ पीसों की चीजें भी खा ले जाता। घर आता तो मेरी बहनें मुझे मारती, माँ मुझे अलग डांटती। कभी कभी तो मुझे लगता जैसे मैं पता नहीं मार खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैं मार ना खाई हो, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मुझे थप्पड़ ना पड़ा हो। कभी पिताजी से, कभी माँ से, कभी बहनों से, तो कभी भाइयों से। हर समय मुझे यही सुनने को मिलता था कि तू पता नहीं क्यों पैदा हो गया, न काम का न काज का, और खाना तुझे दिन में 4 बार चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि मैं ऐसा भी क्या खा लेता था। माँ एक रोटी से ज्यादा कुछ नहीं देती थी। मेरे 3 भाई कमाते थे और माँ को जब भी कहते माँ भूख ज्यादा लगी है, पूरा दिन काम करके आए हैं, तो माँ उन्हें 2-2 पराठे बना कर दे देती, साथ में देसी घी भी लगा देती। देसी घी उन्होंने एक ऐसे डब्बे में रखा था जिसमें छोटा सा ताला लगा कर रखती थी। मैं तो तरस जाता, लेकिन मुझे कभी देसी घी का पराठा नहीं बना कर दिया गया, क्योंकि मैं छोटा था, गली में खेलता था और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मेरी उम्र के सब बच्चे यही करते थे, या पढ़ने जाते या खेलते। एक बार मैंने माँ से कहा माँ मेरा स्कूल में नाम लिखवा दो, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ लिख कर एक
बड़ा अफ़सर बन जाऊँगा, फिर देखना सब भाइयों से ज़्यादा मैं ही पैसे कमा कर दूँगा। माँ मेरी बात सुनकर कहने लगी, तेरी शकल है पैसे कमाने वाली, चल जा यहाँ से, तेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? उस दिन मेरे सब दोस्तों ने मुझे शर्म दिलवाई थी कि हम सब स्कूल जाते इसलिए मैंने भी माँ से कह दिया, लेकिन वही डाँट फटकार ही मेरे भाग्य में लिखी थी। माँ कहती तो कुछ नहीं कर सकता, आरव तू किसी लायक नहीं है। मेरी आँख से आँसू भर जाते, ना मेरे आँसू मेरे बहनों को नज़र आते, ना मेरी माँ को। बड़ी बहन का रिश्ता है तो माँ ने फ़ौरन से स्वीकार कर लिया। हालाँकि वह एक मोची था जिसके बेटे का रिश्ता मेरी बहन के लिए आया और खुद भी वह अपने बाप के साथ मोची का ही काम करता था। पर माँ कहने लगी जिसका जो रिश्ता है करते जाओ। मेरी बहन बहुत रोई थी कि पता नहीं किस्मत में गरीबी क्यों लिखी है। एक छोटे घर से उठकर दूसरे छोटे घर में जा बैठो। मेरी माँ ने उसके सर पर भी थप्पड़ लगाया, कहने लगी कामिनी भगवान का शुक्र करके रिश्ता आ गया, किसी को कहना नहीं पड़ा। जिसमें मेरी बस आंगन में ही रंग बिरंगे झालरी लगा दी थी, जिसे मेरी बहन की शादी थी। कपड़े तक उसके ससुराल से आए थे, वह भी ज्यादा महंगे नहीं थे। लाल कपड़े पर गोल्डन रंग का घोटा लगाकर उसे सजाया गया था। मेकअप भी मोहल्ले की लड़कियों ने ही मेरी बहन का कर दिया। मेरी बहन देखने में बहुत प्यारी थी इसलिए अच्छी लग रही थी। गहनों के नाम पर सिर्फ कांच की चूड़ियां थी और फिर आर्टिफिशियल थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहना दी गई। छोले के साथ आलू, लेकिन मैं बड़ा खुश था। माँ ने वही मुझे होली का पुराना कुर्ता दे दिया कि यही पहन लो। बाकी तीनों बहन भाइयों ने अच्छे कपड़े पहने थे, बहनों ने भी, लेकिन मैं इन सब में अजीब लग रहा था। बहन की 12 से 2 घंटे पहले मेरी बुआ दिल्ली से हमारे घर पहुंची थी। मेरी बुआ के तो ठाठ अलग थे, काफी महंगा सूट पहन रखा था और मेरी बहन को प्यार करते हुए हाथ में 5,000 रुपये पकड़ाए थे। कहने लगी कि लो, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, 50,000 दिए कि खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से कर देना। कहने लगे बच्ची का कोई छोटा मोटा दहेज भी बनवाया है कि नहीं। पिताजी कहने लगे मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। हाँ, थोड़े बहुत सिलाई के पैसे शांति ने ही इकट्ठे कर रखे थे। मैंने मामूली सा फर्नीचर उसके कमरे में रखवा दिया है। अब जैसा भाग्य में था हो रहा है। बुआ ने 1 लाख और दिए, कहने लगे ऐसा करो, छोटी मोटी फ्रिज और वॉशिंग मशीन और टीवी भी बच्ची को लेकर दो, आजकल बच्चियों की इज्जत होती है। तो पिताजी ने वह भी सामान मेरे बड़े भाई को खरीद कर फौरन से मोची के घर रखवाने के लिए कह दिया। बारात आई तो मेरी बहन की सास का मूड काफी अच्छा था, क्योंकि दहेज की 2-3 चीज और घर पहुंच चुकी थी। शादी बड़ी इज्जत से हो गई। पिताजी ने धन्यवाद किया। मेरी बुआ ने 1 सप्ताह यहीं रहना था तो माँ बौखलाई बौखलाई सी कहने लगी अनीता के लायक तो हमारे घर में कमरा भी नहीं है। बस उस दिन पहली बार देखा कि माँ पिताजी की चारपाई आंगन में बिछी थी और बुआ की चारपाई कमरे में डाली गई। शादी के अगले दिन ही रात का बचा खाना माँ ने खास तौर पर बुआ के लिए गर्म किया। साथ में थोड़ा सा पनीर मंगाकर सब्जी भी बना दी। मीठे चावल भी बचे हुए थे, वह भी बुआ के सामने रख दे के पहले बुआ खाए, बच गए तो हम भी खा लेंगे। हमें तो ऐसे खाने भाग्य से नसीब होते थे, वरना वही सूखी रोटी कभी अचार के साथ, कभी प्याज के साथ, कभी थोड़ा कोई दाल सब्जी भी मिल जाती थी। मैंने कहा चलो जब तक बुआ है हमें भी अच्छा खाने को मिल जाएगा। जब बुआ ने अकेला अपने आप को खाने पर बैठते हुए देखा तो सबको पूछने लगी। मेरे दोनों भाई दुकान पर जा चुके थे और दोनों बहनें फिर सिलाई पर जाकर बैठ गई थी। सिर्फ मैं कोने में ललचाई नजरों से सबको देख रहा था। माँ कहने लगी नहीं बेटा तो काम पर चले गए। बच्चियों भी खाना खाकर अब सिलाई पर बैठ गई, फिर रात को दावत पर भी तो जाना है, इसलिए अभी से काम निपटा रही है। मेरी बुआ कहने लगी कि यह आरव है ना। बड़े प्यार से मेरी बुआ ने मुझे देखा था। माँ कहने लगी हाँ आरव ही है, सारे जहाँ का निकम्मा आवारा है, पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ खेलता रहता है। पाँव देखे इसके, नंगे पाँव खेल खेल के काले हो गए हैं, शकल भी देखो कैसे बिगाड़ ली। अच्छा खासा गोरा चिट्टा रंग था। वह कहने लगी मेरे पास आओ। मैं छिपकते हुए बुआ के पास गया, कहने लगी जाओ मुंह हाथ धो कर आओ, मेरे साथ खाना खाओ, अकेले खाना खाते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं माँ की तरफ देखा, माँ ने हल्का सा नहीं में सर हिलाया। मैंने कहा नहीं बुआ मैं खाना खा चुका हूँ। कहने लगी चल, पूरा मुंह सूखा हुआ है, होठ भी सूखे हैं, झूठ बोल रहे हो। बुआ के कहने पर मैं मुंह हाथ धोकर आ गया। वह कहने लगी मुझे मत समझा, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ, और आकर बुआ के साथ बैठ गई। इससे पहले कि मैं अपनी प्लेट में चावल डालता, बुआ ने अपने हाथ से चावल लिए और मेरे मुंह की ओर बढ़ाए। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। मेरी सगी माँ ने तो आज तक कभी मुझे अपने हाथ से नहीं खिलाया था। बुआ के हाथ से मैंने चावल खाए, नहीं चाहते हुए भी मेरी आंखें भीग गई। कहने लगी क्या हुआ, आंखों से आंसू क्यों आ गए। मैंने कहा मिर्च मिर्च बहुत तेज है बुआ, शायद इसलिए। वह मेरी माँ से कहने लगी कौन सी क्लास में पढ़ता है आरव। माँ कहने लगी इस आवारा ने क्या पढ़ना है, और तुझे तो पता है तेरे भाई का काम इतना ही है। इतने
पैसे ही कहाँ होते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। मेरे तीनों बड़े बेटे बहुत होशियार थे, समझदार थे, लेकिन पढ़ाने के पैसे नहीं थे। तभी तो एक को मैकेनिक के पास, दूसरे को प्लम्बर का काम सिखा दिया और तीसरे को बिजली का काम। तो अपने घर भी चलाना सीख जाएंगे। और बेटियों को भी तुम देख लो, जैसा तैसा रिश्ता आता है हम तो कर देते हैं। भाई 7 बच्चे हो जाए तो फिर कहाँ शिक्षा का खर्चा होता है। रोटी पूरी हो जाए यही बहुत है। माँ वहीं दुखड़े गाए जा रही थी। बुआ ने गहरी ठंडी सांस भरी, कहने लगी, शुक्र कर भगवान ने तुझे संतान दी है। मुझे देख, जब तेरी शादी भैया से हुई उसी समय मेरी भी शादी हुई थी। भाई से मैं बस 1 साल ही तो छोटी हूँ, लेकिन भगवान ने संतान नहीं दी। तरसती हूँ बच्चों के लिए, दिल तड़पता है। सब कुछ है मेरे पास, अपना घर, अच्छा पति, यहाँ तक काम करने के लिए नौकर भी हैं, बस नहीं है तो कोई बच्चा नहीं है। यह कहते हुए मेरी बुआ की आंखों से आंसू गिरे। माँ कहने लगी, अच्छा चल तू मन छोटा मत कर। भगवान की मर्जी के सामने हम क्या कर सकते हैं। ऐसा करा रहा मुझे दे दे, मैं इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगी। माँ कहने लगी, यह निकम्मा है, इसके भेजे में कुछ नहीं बैठता, पूरा दिन बस आवारागर्दी करता है। ले जा बहन तू इसे, मैं तो भगवान का शुक्र करूंगी अगर यह मेरे घर से जाएगा। अब देखो 1 घंटे बाद खेल कूद कर आ जाता है। माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। यह पता भी है कि 2 समय की रोटी के बाद इतने पैसे नहीं होते कि तीसरे समय की रोटी भी दूं। मेरी माँ ने बुआ के सामने सारे पोल खोल दिए। मैं बड़ा उदास सा हो गया कि हो सकता है अब मेरी बुआ मुझे लेकर ही ना जाए। बुआ समझेगी मैं तो निकम्मा हूँ। रात को जब दावत के लिए हमें जाना था तब भी माँ ने मुझे वही कुर्ता दिया जो मैंने बारात पर पहना था। बुआ मुझे देखकर कहने लगी, यह तो वही कुर्ता है जो तुमने कल पहना था। मैंने नजरें चुराई। मैंने कहा, कपड़े नहीं है मेरे पास, बस यही कुर्ता है जो होली पर पहना था। फिर माँ ने कल भी दे दिया। और आज भी बड़े 3 भाई कमाते हैं ना, इसलिए अपने कपड़े बना लेते हैं। मैं कमाता थोड़ी हूँ। कहने लगी, तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े तुम्हारे पास होंगे। मैंने कहा, लेकिन माँ तो कहती है मैं निकम्मा हूँ, आप क्यों मुझे लेकर जाओगी। मेरे दिल में एक उम्मीद सी जगी थी। कहने लगी, हाँ क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, तुम बहुत होशियार हो, स्कूल जाओगे तो अच्छा पढ़ भी लोगे, बड़ा अफसर बनाऊंगी तुम्हें। बुआ ने बड़ी उम्मीद दिलाई थी। मैं खुश हो गया। शादी खत्म हो चुकी थी। 8 दिन रहने के बाद बुआ ने कहा कि मैं इसे साथ लेकर जा रही हूँ। मैं खुशी खुशी माँ से कहा, माँ मेरा सामान पैक कर दो। माँ कहने लगी, कौन सा सामान, बस एक कपड़े हैं तेरे पास, पन्नी में डाल लो और ले जा, देख लेना 15 दिन में ही तेरी बुआ तुझे वापस भेज देगी। जितना तू आवारा है उस हिसाब से तुझे कोई नहीं रखने वाला। मुझे तो लगा कि बुआ के साथ जा रहा हूँ। माँ मुझे गले लगाएगी, चूमेगी, प्यार करेगी तो आंसू भी टपकाएगी कि मेरा चांद सा बेटा जा रहा है। मैं तो उदास हो जाऊंगी। लेकिन माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही किसी बहन भाई ने कोई प्यार दिखाया। मैं बुआ के साथ चला गया। जब पिताजी हम दोनों को स्टेशन पर छोड़ने जा रहे थे, बार बार मैं ही पलट पलट कर माँ को देख रहा था। माँ ने मुझे एक बार भी नहीं देखा, पर मेरा दिल जरूर तड़प उठा था। मैं भाग कर माँ के पास आया और उसके सीने से लग गया। माँ आप मुझे बहुत याद आएंगे। माँ कहने लगी, अच्छा अच्छा अब ज्यादा नखरे ना कर, चल जा और अपनी बुआ को तंग मत करना। मैंने कहा, नहीं करूंगा। मैं अपने आंसू साफ कर रहा था और माँ ने तो मेरे आंसू तक साफ नहीं किया। यह भी नहीं कहा कि तुम मुझे याद आए गए। बाप ने भी कुछ नहीं कहा। मैं बुआ के साथ चला गया। पहली बार मैंने ट्रेन देखी थी, बुआ के साथ बैठा था। मैंने कहा कि बुआ मैं खिड़की के पास बैठ जाऊं क्या। कहने लगी, हाँ हाँ बैठ जाओ, यहाँ से सब कुछ देखते हुए सफर गुजर जाएगा। मैं बड़ी खुशी से बैठा था। अभी थोड़ा सा ही सफर शुरू हुआ था जब बुआ ने अपने बैग से मुझे चिप्स और टॉफी निकाल कर दी, साथ में एक जूस का डब्बा दिया। कहने लगी, यह पी लो। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तो कभी कभी मेरे बड़े भाई पैसे देते थे तो बस कुल्फी खा लेता था। मैंने वह चिप्स भी खाए, टॉफियाँ खाई, जूस भी पिया। खाना बुआ ने मुझे ट्रेन से ही मंगवा कर दिया था, खुद भी वहीं से मंगवा कर खाया था। बुआ के साथ बड़ा अच्छा सफर गुजरा। बड़े मजे से मैंने वह यात्रा की थी। लेकिन जब बुआ के घर पहुंचा तो उनका घर देखकर हैरान रह गया था। छोटा सा घर था, लेकिन डबल स्टोरी का एक कमरा बुआ ने मुझे दिया और उसमें भी एक एसी लगा हुआ था और बेड था, अलमारी थी। कपड़े तो मेरे पास जो थे बुआ को पसंद ही नहीं आए। अपने पति से कहने लगी, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं जाकर आरव के लिए कुछ नए कपड़े लाऊंगी। अब यह मेरा बेटा है। मेरे फूफा जी भी मेरे से बहुत प्यार करते थे, शायद उनकी संतान नहीं थी इसलिए। जिस
दिन मैं दिल्ली पहुंचा। शाम को ही बुआ मुझे अपने साथ ले गई। सिले सिलाए कई सूट मुझे खरीद कर दिए, पैंट शर्ट टी शर्ट अच्छे जूते। मेरे बाल भी फूफा ने नाई से कटवाए। मैं तो पहचाने ही नहीं जा रहा था। मुझे नहीं पता था मैं इतना सुंदर हूँ। कुछ दिनों में मेरा रंग साफ हो गया था। बुआ ने एक ट्यूशन भी मुझे लगवा दिया। वह सर मुझे शुरू की कई क्लास 1 साल के अंदर पढ़ा चुके थे। मुझे हिंदी लिखना सिखा चुके थे, इंग्लिश में भी काफ़ी सीख चुका था। 1 साल बाद जब बुआ ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवाया तो मुझे तीसरी क्लास में बड़े आराम से एडमिशन मिल गया। अब तो जैसे मेरी रूटीन बन गई थी। मैं स्कूल से आता, बुआ मेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार करती, खाना खाकर सो जाता। फिर 4 बजे मुझे ट्यूशन वाले सर पढ़ाने आते। मैं पढ़ता तो जाते और फिर शाम के 6 बजे फ्री होता तो मेरी बुआ मुझे बस 1 घंटा दे देती थी। कहती, बस सामने वाले पार्क बन रहा है, वहां जाकर के खेल लो। और खेल के जब वापस आता तब तक बुआ ने मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना कर रखे होते या सैंडविच बना कर रखे होते। मैं पेट भर कर खाता। कभी कभी माँ की याद जरूर आती थी। मैं बुआ से कहता कि मुझे माँ से बात करनी है तो वह मोबाइल पर नंबर मिला कर दे देती। लेकिन माँ ने एक बार यह नहीं कहा कि मुझे याद आती है, और कहती अपनी बुआ को तंग तो नहीं कर रहा, आवारागर्दी छोड़ी कि नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे होते। मैं तो यह सुनना चाहता था कि माँ कहती, आ रहा हूँ, मेरे बगैर तुम्हें नींद आ जाती है। बेटा, मुझे तुम्हारे बगैर नहीं आती। माँ को लगता था कि सारी जहां की बुराइयां मुझ में है। मैंने कहा, माँ मैं स्कूल जाता हूँ। माँ हंस कर कहने लगी, जरूर फेल हो जाएगा, क्यों अपनी बुआ के पैसे बर्बाद कर रहा है। कोई कामकाज कर ले, पढ़ाई किसी काम नहीं आती। कितने ही लोगों को मैंने देखा है, पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी के लिए जूते घिस जाते हैं लेकिन मिलती नहीं। मेरी माँ मुझे बातें ही सुनाती थी। मैंने कहा, अच्छा दीदी से बात करवा दो, मेरा दिल अपनी बहन भाइयों के लिए बड़ा उदास था। कहने लगी कि रुचि आरव से बात कर ले। वह कहने लगी, रहने दो माँ, उस निकम्मे से मैं बात नहीं करती, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा हुआ कि चला गया, देखो तो घर में कितना सुकून है। यह सुनकर मेरा दिल डूब कर रह गया था। ना कोई बाई बात करता था, ना माँ ना ही मेरा बाप। मैं किसी को भी याद नहीं आता था। मैं बुआ के साथ लगकर बहुत रोया। मेरी दूसरी बहन की शादी थी। उन्हीं दिनों मेरे फाइनल पेपर थे। बुआ ने माँ को बहुत कहा कि ऐसा करो, आरव के फाइनल एग्जाम के बाद शादी रख लो। माँ कहने लगी, भगवान की दया से बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है, ऐसा करो उसे वहीं छोड़कर आ जाओ, खुद ही अपने पेपर देता रहेगा, लेकिन तुम्हें जरूर आना है। माँ को सिर्फ बुआ का इंतजार था, वह भी शायद इसलिए ताकि दूसरी बहन रुचि की भी शादी अच्छे से हो जाए। वह पैसे जो अच्छे देती थी। वह कहने लगी, इस बार मैं नहीं आ सकती, मगर पैसे भेज दूंगी। माँ ने शायद ज्यादा जोर भी नहीं दिया। मेरी बुआ मेरे एग्जाम के कारण नहीं गई। उन्हें मुझसे इतना प्यार था, इसलिए मेरे दिल में भी बुआ की इज्जत बढ़ने लगी। मेरी बुआ की एक फ्रेंड उनसे मिलने आई थी। उसकी बेटी भी थी जो अक्सर मेरे साथ खेला करती थी। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। समय यूं ही गुजरने लगा। मैं बड़े अच्छे नंबरों से बीए किया था। मेरे तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और बड़े 2 भाइयों की भी हो शादी हो चुकी थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पहली सैलरी जब मैं बुआ के हाथ पर रखी तो वह रोने लगी। कहने लगी, भगवान तुम्हें खुश रखे, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, यह तुम अपनी माँ को भेज दो। मैंने कहा कि इस पर आपका भी अधिकार है। कहने लगी, बेटा बस तुम एक अच्छी इंसान बन गए, कामयाब हो गए, काफी है। मैंने सैलरी अपनी माँ को भेजी थी। माँ बड़ी खुश हुई। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे सब कुछ दिखावा लगने लगा था। हर बार जब भी मैं सैलरी लेकर आता तो वह कहती कि अपनी माँ को भेज दो। मैं माँ को भेज देता। माँ को फोन करके पूछता किसी चीज की जरूरत है तो कहती कि भगवान तुम्हें और तरक्की दे। जरूरत क्यों नहीं बेटा, जरूरत तो होती है, लेकिन हर बार मैं फोन जल्दी बंद करता था। माँ कहती कि क्या तेरे पास इतना भी समय नहीं कि माँ से आकर मिल जाए। मैंने कहा, अभी नई नई नौकरी लगी है, माँ नहीं आ सकता। तो कहती थी कि भगवान तुम्हें और कामयाब करे। माँ का सबर काफी धीमा पड़ना शुरू हो गया था। शायद बात सिर्फ पैसे की थी। जब तक मैं निकम्मा था, किसी को अच्छा नहीं लगता था। अब मैं एक अफसर बन गया था। मेरी सैलरी लाखों में थी, इसलिए माँ को अच्छा लगने लगा। मेरी बुआ कहने लगी कि निशा बहुत अच्छी लड़की है। वह उनकी फ्रेंड की बेटी की बात कर रही थी। मैंने कहा, अच्छी तो है। जब से हम बड़े हुए थे मैं निशा से बात करनी छोड़ दी थी, क्योंकि अब बचपन वाली बात नहीं रही थी। बुआ कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, अच्छी लड़की है। फिर अब मुझसे घर के काम भी नहीं होते। तुम्हारी बुआ बूढ़ी हो गई। मैंने कहा, आपको पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहने लगी, तुम्हारी माँ से पूछकर तुम्हारा रिश्ता तय कर देती हूँ। बुआ ने माँ से क्या बात की क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रिश्ता निशा से तय हो गया। उन दिनों मैं बहुत खुश था। कभी कभी निशा से बात करने लगा। इस बार सैलरी माँ को भेजने लगा तो बुआ कहने लगी, कुछ तो तुम्हारी शादी के लिए जमा कर लो, कल को तुम्हारी पत्नी आएगी तो उसे भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी।
ना, और फिर तुम्हारे 3 भाई हैं और वह भी तो कमा कर तुम्हारी माँ को ही देते हैं ना। मैं अपनी सैलरी में माँ को सिर्फ 30,000 देता था, बाकी मैं अपने पास रख लेता। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक ही बात कहती थी, आके मुझसे मिल जाओ। लेकिन शादी के लिए पैसा जमा करने में मुझसे हर समय ही नहीं मिला। 1 साल में अच्छे खासे पैसे जमा कर चुका था, इतने की जिससे मेरी शादी अच्छी तरह से हो जाती। शादी के दिन भी करीब आ गए। बुआ कहने लगी, जाओ अपने माँ बाप को ले आओ ताकि तुम्हारी शादी तो देख ले, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे तुम्हारी शादी के लिए। मैंने कहा, हाँ मैं ले आता हूँ। जब मैं दिल्ली से माँ के पास आया तो जैसे ही घर तक पहुंचा, घर वैसा ही था, लेकिन अंदर से न जाने क्यों सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो पिताजी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो घर में वीराने का राज था। माँ चारपाई पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। पिताजी के भी सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। मुझे देखकर तो दोनों ने पहले पहचाना ही नहीं। कहने लगे, कौन आया है? पिताजी कहने लगे, पता नहीं, कोई सूट बूट में आया है, शायद हमें कोई मदद करने आया होगा। किसी को पता चल गया होगा कि इस घर में खाने को कुछ नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल को धक्का लगा था। मैंने कहा, पिताजी मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम सुनकर पिताजी मुझसे गले लग गए। पिताजी के कपड़े पुराने थे, मैले कुचले। माँ भी ऐसे ही हुलिये में थी। पिताजी मुझे गले लगाकर रोने लगे, मेरा चेहरा चूमने लगे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अंदर आया तो माँ भी तब तक गेट तक पहुंच गई थी। मुझे गले मिलने लगी, कहने लगी, तू आ गया, मुझे तो लगता तुझे देखे बिना ही दुनिया से चली जाऊंगी। मैं तड़प कर रह गया। मैंने कहा, माँ ऐसा तो ना कहे, मैं तो आपको लेने आया हूँ, मेरी शादी है। कहने लगी, भगवान तुझे बहुत खुशियां दे, तू तो सच में अफसर बन गया। मैंने कहा, घर खाली क्यों है, भाई भाभी कहाँ है? माँ रोने लगी, कहने लगी, सब छोड़ गए मुझे, तेरे भाइयों ने शादी कर ली, अपने तेवर दिखा दिए, तेरी बहन भी नहीं आती, हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी को पूछने वाला कोई नहीं। अब मुझे तेरी कदर होती है, तू यहाँ होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, तू तो हमारा सहारा जरूर बनता। तेरे पिताजी से अब कोई काम नहीं होता और तेरे भाई कोई खर्चा नहीं देते। जो पैसा तू भेजता है वो तुम्हारी बहनें ले जाती है कि हमें दहेज अच्छा नहीं मिला। ससुराल वाले बातें सुनाते हैं, मेरे हाथ से पैसे छीन कर ले जाती। किसी को इतना एहसास नहीं कि हम दोनों बुड्ढे कैसे गुजारा करेंगे। कभी कोई मदद कर जाता तो 2 रोटी खा लेते, वरना तो भूखे पड़े रहते। अपने माँ बाप की हालत सुनकर मुझे रोना आया था। मैं दोनों को साथ दिल्ली ले आया और एक किराए का घर लिया जो बुआ के घर के बिल्कुल पास था। वहाँ मैंने माँ पिताजी को रखा। शादी के बाद निशा बुआ का भी ख्याल रखती और माँ बाप से भी जरूर पूछती थी, क्योंकि मैंने उसे यही कहा कि मैं उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कह रहता अपने माँ बाप के पास था क्योंकि उनको भी मेरी ज़रूरत थी। मेरी माँ कहती कि जब तुम पैदा हुए मुझे लगता था कि बिन मांगे तुम मुझे मिल गए, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे पास बेटे भी थे और बेटियां भी, लेकिन अब सोचती हूँ कि भगवान ने अच्छा ही किया जो तुझे भेज दिया। कम से कम हमारा बुढ़ापा तो अच्छा गुजर रहा है। तू ना होता तो हम कहाँ जाते? यह कहकर मेरी माँ रोने लगती। कभी मुझसे कहती कि मैं तेरे साथ बहुत जाती की है, मैं बाकी सब बहन भाइयों को प्यार करती थी लेकिन तुमसे नहीं करती थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैं माँ के दोनों हाथ पकड़कर अपने होठों पर लगा देता और कहता कि माँ ऐसा मत करे, भगवान के हर काम में कोई ना कोई राज होता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। वह प्यार जो कभी मुझे बचपन में चाहिए था मुझे अब मिल रहा है, माँ से भी और भुआ से भी।